श्रीवास्तव। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच 22 मार्च से अब तक संक्रमण की दर 7.9% रही, जबकि 64% संक्रमण मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हो गए। 22 मार्च से 8 मई तक राज्य में 3,16,558 संक्रमितों की पहचान की गई, जबकि इनमें 2,02,488 संक्रमित मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हो गए। इस दौरान राज्य में कुल 39,90,455 सैंपल की कोरोना जांच की गई। आपको बता दें कि 39,90,455 सैंपल की कोरोना जांच राज्य में हुई है। कोरोना के आंकड़े लगातार राज्य में बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। जिस तरीके से आंकड़ों में उछाल देखने को मिल रहा था और जिस तरीके से लापरवाहियां देखने को मिल रही थी, स्वास्थ्य व्यवस्था जिस तरीके से चरमराई हुई थी, तो कहीं ना कहीं चिंताजनक स्थिति बिहार में बनती हुई नजर आ रही थी। चरमराई हुई व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ देखने को मिल रही थी। अस्पताल प्रबंधन की तरफ से, सरकार की तरफ से, लोगों की तरफ से तमाम परेशानियां झेलनी पड़ रही थी और तमाम असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा था। लापरवाहियां भी देखने को मिल रही थी। 22 मार्च से अब तक संक्रमण की दर की अगर बात करें तो 7.9% रही है, जबकि 64% संक्रमित मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हुए हैं। 22 मार्च से 8 मई तक 3,16,558 संक्रमितों की पहचान की गई है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कुमार गौतम जुड़ गए हैं। गौतम, जिस तरीके से बिहार में स्थिति देखने को मिल रही थी, भयावह स्थिति होती जा रही थी, चाहे वो शमशान घाट पर हो, चाहे अस्पतालों में हो, जिस तरीके से आंकड़े देखने को मिल रहे थे, बेहद डरावने और बेहद ही चिंताजनक आंकड़े देखने को मिल रहे थे। लेकिन अब जो स्थिति देखने को मिल रही है, काफी सुधार है पिछली अपेक्षा। बिल्कुल, बहुत फायदा हुआ है बिहार को लॉकडाउन से, बहुत फायदा हुआ है वैक्सीनेशन से, बहुत फायदा हुआ है स्वास्थ्य कर्मियों के अच्छे व्यवहार से। ये कह सकते हैं कि संक्रमण का जो दायरा जितनी तेजी से लगातार बढ़ रहा था, वो अब धीरे धीरे कमने लगा है और ये अच्छे संकेत है बिहार के लिए, क्योंकि आपको याद होगा कि कितनी तेजी से संक्रमण का दायरा बढ़ रहा था, बेड की संख्या घट रही थी, ऑक्सीजन की डिमांड पूरे नहीं हो रहे थे, दवाइयों की कालाबाजारी सामने आ रही थी। तो कई ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के ये सामने आ रहे थे। लेकिन अभी पिछले 3 दिनों से बिहार बेहतर तरीके से बढ़ रहा है और अगले 1 सप्ताह तक अगर बिहार ने इसी संयमता के साथ कोरोना के गाइडलाइन का पालन किया, लॉकडाउन कंटिन्यू चलता रहा और जो वैक्सीनेशन का जो दौर है, अगर वो इसी तरीके से लगातार बढ़ता रहेगा तो हम कोरोना के इस जंग से जीत सकते हैं। बिहार उस दहलीज पे खड़ा है जहां पर लाखों जांच प्रतिदिन हो रहे हैं। आंकड़ों की बात करें तो पिछले 3 दिनों में आप देखिए कि लगभग 4 दिनों में, यानी 6 मई से लेकर के 9 मई तक 1 लाख से ज्यादा सैंपल की जांच हुई है। इस जांच के नतीजे ये बताते हैं कि अब आंकड़ों में कमी आ रही, क्योंकि जांच में पहले कमी आई थी, मरीजों की तादाद ज्यादा आ रही थी, लेकिन अब जांच के दायरे बढ़ रहे हैं, मरीजों के आंकड़े कम हो रहे हैं। तो ये बताता है कि बिहार अब जल्द ही, बिहार की सेहत के लिए अच्छी खबर है, जहां पर रिकवरी रेट आप देखिए कि कितना घट गया था, अब वो रिकवरी रेट 80 के आसपास ऊपर जा रहा है। यानी कि जितनी तेजी से संक्रमण का खतरा बढ़ रहा था, उससे तेजी से अगर आप ठीक हो रहे हैं तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आप स्वतः ठीक हो जाएंगे। यानी कि आपके मन, मिजाज और मस्तिष्क में जो कोरोना का खौफ था, जो डर था, वो आपके कोरोना के गाइडलाइन को फॉलो करते ही खत्म हो जाता है। आपको इलाज तक की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि यही स्थिति रही तो आपको अस्पताल जाने की भी जरूरत नहीं है। आप होम आइसोलेशन के जरिए, होम क्वारंटीन के जरिए, कुछ नुस्खे आजमाने के जरिए आप इन चीजों को आप
पा सकते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि स्थिति बहुत अच्छी है बिहार की। इसके पीछे मुख्य कारण लॉकडाउन भी है। सरकार ने अगर ये लॉकडाउन पहले से लगाया हुआ होता तो आज परिस्थितियां बदल जाती, लेकिन लॉकडाउन लेट से ही सही, लेकिन जब से लगा है आप देखिए कि उसके अगले दिन से बिहार के अंदर कितना सुधार हो रहा है। लॉकडाउन के कारण लोगों ने घर से निकलना छोड़ दिया, जो अनिवार्य सेवाएं हैं सिर्फ वहीं पर उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी बात, लॉकडाउन को पालन कराने के लिए जो कोरोना योद्धा है, पुलिसकर्मी है, वो मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। वो जी बिल्कुल गौतम, जब से लॉकडाउन लगाया है बिहार में काफी परिवर्तन देखने को मिला है और लोग भी इससे जागरूक हो रहे हैं कि लॉकडाउन लगा हुआ है, कोरोना की स्थिति बेहद भयावह है और आंकड़े जो दिखा रहे थे उस टाइम पे तो कहीं ना कहीं लोग भी चिंता में जा रहे थे। तो जिस तरीके से लॉकडाउन चलाया जा रहा है, अब जैसे आंकड़े देखने को मिल रहे हैं, राहत भरी खबरें भी आने लगी हैं। लॉकडाउन का सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी बिहार के अंदर किसी जिले को हुआ है तो वो है राजधानी पटना, उसके बाद मुजफ्फरपुर, गया, बेगूसराय, पश्चिम चंपारण। और ये जो जिले हमने अभी बताए, ये जिले सबसे ज्यादा संक्रमण के शिकार थे, जहां पर मरीजों की तादाद भी बढ़ रही थी। वहां पर मरीजों को परिजन भी ज्यादा हंगामा कर रहे थे क्योंकि उनको वो चीजें, दवाई, अस्पताल या बेड नहीं मिल पा रही थी। तो राजधानी पटना में हालांकि यूं तो पूरे 38 जिलों के लोग रहते हैं और यहाँ पर एनएमसीएच होने की वजह से, पीएमसीएच होने की वजह से, एम्स होने की वजह से, आईजीआईएमएस जैसे बड़े अस्पताल के कारण, इसके अलावा भी सैकड़ों ऐसे प्राइवेट नर्सिंग होम है जहां पर इलाज करा रहे थे लोग। शुरुआत के 15 दिनों में बहुत दिक्कतें हुई, लोगों को ये समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या ना करें। स्थितियां इतनी अनुकूल नहीं थी कि लोगों के अंदर का ऑक्सीजन लेवल 80 से नीचे चला गया था। तो एक तो आपकी मेंटेलिटी का प्रभाव है, आपने बिल्कुल ये मान लिया कि कोरोना का काल है, तो उस वजह जैसे ही आपके जहन में आता है तो आपको लगता है आपका इम्यून पावर कमजोर होने लगता है, आपका ऑक्सीजन लेवल डाउन होने लगता है और आपके जो परिवार के लोग हैं वो ज्यादा चिंतित हो जाते हैं, वो दवाइयों की कालाबाजारी करने लगते, स्टॉक करने लगते हैं, ऑक्सीजन की कम सिलेंडर रखने लगते हैं। तो यही आपाधापी जो पिछले 15 दिनों में हुई, उससे निकल करके बिहार अब आने वाले एक सप्ताह तक अगर यही हाल रहा तो बिहार बेहतर परिस्थिति में जा सकता है। बिहार की सेहत में अच्छे सुधार होंगे, लेकिन चिंता कुछ जिलों की अभी भी बरकरार है। जो आंकड़े हैं उसमें 121% कह सकते हैं कि मरीजों की संख्या बढ़ी है। उस जिलों का मैं नाम बता दूं आपको कि गोपालगंज, मधेपुरा, औरंगाबाद, सिवान और पूर्वी चंपारण का जो हिस्सा है, जहां पर अभी भी संक्रमण का जो दायरा है वो बढ़ता जा रहा है, वहां पे ये खबरें बिहार के अंदर तो अच्छी है लेकिन इन जिलों के लिए अच्छी नहीं है। इसलिए क्योंकि इन जिलों में, जिसका मैंने अभी नाम लिया, उन जिलों में खबरें अभी ये आ रही है कि वहां पर अभी भी कोरोना गाइडलाइन को लेकर के जो फॉलो करने चाहिए थे लोगों के अंदर, वो जागरूकता नहीं देखने को मिल रही है। लॉकडाउन का जी तो कहीं ना कहीं गौतम, जनता की तरफ से बेफिक्री देखने को मिल रही है। जनता की तरफ से गाइडलाइन का पालन जब तक नहीं किया जाएगा, जिन जिलों के नाम आपने बताए हैं वहां पर संक्रमण दर में कमी नहीं देखने को मिलेगी। बिल्कुल, गोपालगंज, मधेपुरा, औरंगाबाद, सीवान की बात कर ले, शुरू के जो 4 जो चिंताजनक जिले हैं, इन जगहों पर मरीजों की संख्या जांच में भी बढ़ी है और इनके ठीक होने की रिकवरी रेट में भी कमी आई है। वहां की मृत्यु दर भी बढ़े, ये एक चिंता का विषय है। लेकिन अच्छी खबर है राजधानी पटना के लिए, अच्छी खबर है मुजफ्फरपुर के लिए, गया के लिए और पश्चिम चंपारण के लिए। यहाँ पर सबसे ज्यादा संक्रमण का खतरा था और यहाँ पर सबसे ज्यादा डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन यानी कि आबादी के हिसाब से यहाँ पर खतरा ज्यादा था। लेकिन इन बाकी जिलों में जहाँ चिंताजनक स्थिति है, वहां पे कम से कम लोगों को कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक काम करना होगा, लॉकडाउन को फॉलो करना होगा। अभी भी वहां पर प्रशासन को शायद और चुस्त दुरुस्त होने की जरूरत है, क्योंकि इन जगहों से भी अगर लोग आते हैं पटना या इनके लोग कहीं अगर घूमते हैं तो संक्रमण का दायरा बढ़ सकता है और बिहार के लिए यही चिंता का विषय होगा। क्योंकि बिहार को यदि कोरोना जैसी महामारी से
प्रलय से निजात पाना है तो लॉकडाउन का अक्षर से पालन करना होगा। इवन कि घर के अंदर भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। अभी वैक्सीन को लेकर आपने देखी तो जो तस्वीरें कल की, उस वैक्सीनेशन को लेकर के लोगों में एक दूसरे के ऊपर चढ़कर वैक्सीन लेने की मारामारी देखने को मिल रही है। और ये तब हो रहा है जब आपके पास जब स्वास्थ्य के स्कूल है, कॉलेजेस हैं, अगर आपको वैक्सीन देना है तो 100 लोगों का भी अगर आप दायरा बनाए तो आराम से आप सोचिए कि 10 बार में 10 लोगों की जो खेप होती है, 10 लोगों को सर्किल बना करके अगर किया जाए तो 10 बार में ही आपके 100 लोग पूरे हो जाएंगे। तो आप वैक्सीनेशन के लिए 100 से ज्यादा लोगों को मत बुलाइए और धीरे धीरे जगहों का फैलाव कीजिए। आपके पास जगह की कोई दिक्कत नहीं है। जी बिल्कुल गौतम, कहीं ना कहीं प्रशासन को इस पर ध्यान देने की जरूरत है और लोगों में भी वैक्सीन लेने को लेकर होड़ मची हुई है। उत्साह की वजह से लोग वैक्सीन के लिए होड़ मचा रही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बिहार से खबरें सामने आ रही है, कुछ जिलों के जिस तरीके से आपने नाम लिए हैं, वहां पर जो खबरें सामने आ रही है काफी अंतर देखने को मिल रहा है। यदि कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाता है तो जाहिर सी बात है वहां से भी जिन के नाम आपने लिए हैं वहां से भी अच्छी खबरें आनी शुरू हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार गौतम, संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि राहत भरी खबरें बिहार से सामने आने लगी हैं। बिहार में झारखंड की राजधानी रांची में कोरोना का प्रकोप लगातार जारी है। बता दें कि रांची में 779 नए पॉजिटिव मामले मिले हैं, तो वहीं झारखंड में 4169 नए पॉजिटिव मामले सामने आए। इसके साथ ही राज्य में संक्रमण से 97 मरीजों की मौत हो गई है, जिसके साथ झारखंड में कुल 2,86,343 पॉजिटिव मामले हो गए हैं, जिनमें 58,806 सक्रिय मामले हैं। साथ ही 2,23,684 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं, तो वहीं 3,853 लोगों की जान जा चुकी है। झारखंड में आंकड़ों के हिसाब से अगर बात की जाए तो चिंताजनक स्थिति अभी भी बनी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से झारखंड से आंकड़े सामने आ रहे हैं, चाहे वो मौतों के आंकड़े हो, नए संक्रमण मामले के आंकड़े हो, तो कहीं ना कहीं चिंताजनक ये आंकड़े झारखंड से देखने को मिल रहे हैं। बीते कुछ दिनों पहले जिस तरीके से झारखंड की खबरें सामने आ रही थी, रिकवरी रेट में सुधार होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन संक्रमण दर में जिस तरीके से कमी होनी चाहिए कहीं ना कहीं वो स्थिर बनी हुई है और मामले सामने आते जा रहे हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं, तमाम प्रयास किए जा रहे हैं कि संक्रमण को कम किया जा सके। वैक्सीन लगाई जा रही है, 45 साल के उम्र के जो ऊपर के लोग हैं उन्हें वैक्सीन लगाई जा रही है। तीसरे चरण का वैक्सीन शुरू होने में कुछ समय बाकी है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार झारखंड संपादक कुंदन कृतज्ञ जी जुड़े हुए हैं। कुंदन जी, जिस तरीके से झारखंड से सामने आ रही हैं खबरें, आंकड़ों के हिसाब से अगर बात करें तो ज्यादा अच्छा सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं मैं, क्योंकि जो आंकड़े पहले 6,000 के आसपास संक्रमित मरीजों के चल रहे थे, उसमें कल भारी सुधार देखने को मिला है और महज 4,169 मरीज ही पूरे झारखंड से संक्रमित निकलकर सामने आए हैं। दूसरी तरफ बात कर लें राजधानी रांची की, तो राजधानी रांची में भी कल यहाँ की स्थिति अमूमन बाकी दिनों की तरह रही, जहां 1,103 संक्रमित मरीज निकलकर सामने आए। और दूसरी तरफ अगर आंकड़ों की हम बात कर लें तो आंकड़ों में पूरे झारखंड में 6,461 मरीजों ने कोरोना संक्रमण को मात दी है। तो पूरे झारखंड से संक्रमित मरीजों की संख्या में भारी गिरावट देखने को मिली है और स्वस्थ होकर घर लौटने वाले मरीजों की संख्या में भारी इजाफा देखने को मिला है। कल का दिन झारखंड के लिए एक अच्छी खबर लेकर आया था और आंकड़ों की दृष्टि से बात कर ले तो आंकड़ों की दृष्टि से यह काफी महत्वपूर्ण रहा। और जिस तरीके से पूरे झारखंड के जो आंकड़े थे, उन आंकड़ों ने
स्वास्थ्य महकमे को और झारखंड की जनता को काफी उत्साहित कर रखा है। जी अच्छा जी बिल्कुल, जिस तरीके से आप बता रहे हैं सुधार देखने को मिल रहा है, रिकवरी रेट देखने को सही मिल रही है, लेकिन फिर भी जो प्रशासन की तरफ से कोशिशें की जा रही है, क्या वो धरातल पर नजर आ रही हैं? अब प्रशासन की कोशिशें बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं, क्योंकि अगर झारखंड में तीसरे हफ्ते में मिनी लॉकडाउन या स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह चल रहा है, सड़कों पे 2 बजे के बाद आवागमन को बंद कर दिया गया है, 3 बजे तक की आवाजाही की इजाजत दी गई है। जितने प्रतिष्ठान हैं प्रशासन की तरफ से छापामारी की जा रही है, जिन प्रतिष्ठानों के भी खुले रहने की खबरें आ रही हैं, जो आवश्यक वस्तुओं की कैटेगरी में नहीं आती हैं। इसके अलावा 3 बजे के बाद जगह जगह सड़कों पर बैरिकेडिंग लगाकर जांच की जा रही है और लोगों के बाहर निकलने का पर्पस पूछा जा रहा है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि प्रशासन इस बात को भी सुनिश्चित करने में लगा हुआ है कि मिनी लॉकडाउन या स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का तीसरा हफ्ता जो है, इसमें लोगों के द्वारा जो लोगों के ऊपर जो पाबंदियां लगाई गई है, उन पाबंदियों का सख्ती से पालन हो पा रहा है या नहीं, प्रशासन को यह भी सुनिश्चित करना है। और साथ ही साथ सबसे अहम बात यह है कि जिस तरीके से स्वास्थ्य संसाधनों, दवाइयों की कालाबाजारी की खबरें आ रही थी, उन कालाबाजारी को भी रोकने की कोशिश कर रही है। तो प्रशासन अपनी तरफ से पुख्ता इंतजाम करने में लगी पड़ी है। अब जिस तरीके से कल के आंकड़े जो रहे हैं, कल के आंकड़े थोड़े उत्साहजनक रहे हैं, जहां पर संक्रमित मरीजों की संख्या में भारी गिरावट देखने को मिली है, स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या में भारी इजाफा देखने को मिला है। उम्मीद यह की जा रही है कि आने वाले कुछ दिनों में अगर इसी तरीके से आंकड़े रहे तो झारखंड संक्रमण की इस चेन को तोड़ पाने में सफल हो पाएगा। जी कुंदन जी, खासकर अगर रांची रिम्स की सदर अस्पताल की जो सरकारी अस्पताल है वहां की अगर बात की जाए, वहां की व्यवस्था की बात की जाए, तो व्यवस्था में क्या कुछ परिवर्तन नजर आ रहा है? देखिए, अगर रिम्स की बात करें तो रिम्स में अभी 528 बेडों के की व्यवस्था की गई है और उस व्यवस्था के बाद जो स्थिति बनकर सामने आई है, बेडों की जो कालाबाजारी की खबरें आ रही थी वो खबरें बंद हो गई हैं, रुक गई हैं। इसके साथ ही रिम्स में जो आईसीयू बेड की बात कर लें, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की बात कर लें, या फिर वेंटिलेटर बेड की बात कर लें, इन तमाम बेड पे जो स्थिति देखने को मिल रही थी वो अब कहीं ना कहीं सुधार हो रहा है। लोगों के मन में जो एक पैनिक घर कर गया था, जिस तरीके से लोग घबराना शुरू कर गए थे, वो चीजें अब धीरे धीरे नियंत्रित हो रही हैं। और खास करके इसमें रिम्स की अहम भूमिका रही है। और राज्य में सबसे अधिक अगर कोरोना संक्रमित मरीजों का लोड है तो वो सबसे अधिक रिम्स के ऊपर है। तो जाहिर सी बात है कि रिम्स के मेडिकल स्टाफ, रिम्स के डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, रिम्स प्रबंधन इस चीज के लिए पूरी तरीके से प्रयासरत है कि झारखंड की जनता जो रिम्स तक पहुंच रही है उनका इलाज सही तरीके से हो सके, और इस बात को सुनिश्चित करने में वो लोग दिन रात जुटे हुए हैं। जी कुंदन जी, झारखंड की अगर बात की जाए तो झारखंड के कौन से ऐसे जिले हैं जहां पर संक्रमण की जो दर है वो ज्यादा कम नहीं हो रही है, जहां पर स्थिर बनी हुई है, या फिर जहां पर ज्यादा चिंताजनक स्थिति है? देखिए, संक्रमण की दर की अगर बात कर लें तो झारखंड में सबसे अधिक संक्रमित इलाकों में जहां राजधानी रांची रहा करता था, वहां राजधानी रांची के अलावा यह लोड सबसे अधिक जमशेदपुर और धनबाद, हजारीबाग जैसे जिलों पर रहा है। और अब अगर हम बात कर लें कि अभी मौजूदा स्थिति में किन जिलों की क्या स्थिति है, तो उसमें आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं यह अभी भी जमशेदपुर, चाईबासा जैसे इलाकों में संक्रमित मरीजों की जो संख्या निकल कर आ रही है वो अपने आप में काफी अधिक है। इसके अलावा जो आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं, रामगढ़ जो रांची का पड़ोसी जिला है, वहां से संक्रमित मरीजों की एक बड़ी अच्छी खासी तादाद देखी जा रही है। पलामू, कोडरमा, इसके अलावा खूंटी भी एक जिला निकल कर सामने आया है, फिर जामताड़ा, इन जिलों से संक्रमण रफ्तार को रोकना थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है। हजारीबाग, क्योंकि ये सारे जिले ऐसे हैं आस्था, जिन जिलों में प्रवासी मजदूरों की बड़ी संख्या है, जो मजदूर बाहर जाके रोजगार में अपनी रोजी रोटी के इंतजाम में लगे हुए थे, और ये इन मजदूरों के लौटने का सिलसिला शुरू हुआ है। और साथ ही आपको बताएं कि
धनबाद का इलाका ऐसा है जो काफी सघन आबादी वाले इलाके हैं। उन इलाकों से कोरोना संक्रमित मरीजों की एक बड़ी तादाद निकलकर सामने आई है। तो जाहिर सी बात है कि जो सघन शहर हैं, रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग, धनबाद, इन इलाकों से लोग निकलकर सामने आए हैं। और दूसरा, जिन जिलों से प्रवासी मजदूरों की बड़ी संख्या रही है, उन जिलों से एक बड़ी तादाद में संक्रमित मरीज निकल कर आए हैं। तो सबसे अहम बात है कि इन जिलों में कोरोना संक्रमण की रफ्तार को थामना बहुत जरूरी है। जी जी बिल्कुल, बहुत जरूरी है। कोरोना की जिस तरीके से रफ्तार चल रही है कि वो कंट्रोल में रहे, वो रुके, वो कम हो, और संक्रमण में रिकवरी रेट जो है, जो रिकवर हो रही है लोग, वो रिकवरी रेट बढ़ता जाए। बहुत बहुत धन्यवाद बिहार झारखंड संपादक कुंदन कृतज्ञ जी हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो झारखंड में खबरें जिस तरीके से सामने आ रही है, कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर खबरों में ज्यादा सुधार देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन रांची जैसे जहां पर कुछ ऐसे जिले हैं दबाव के चलते ज्यादा प्रेशर है, ऐसे जिलों पर जहां रांची पहले आता था, ज्यादा संख्या में संक्रमित मरीज निकलते थे, वहीं अब रांची में भी कमी देखने को मिल रही है। सुल्तानपुर में निर्माणाधीन एक्सप्रेस वे के केंद्रीय स्टोर में शॉर्ट सर्किट के कारण अचानक आग लग गई। तो वहीं सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने किसी तरह आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक केंद्रीय स्टोर में रखा करोड़ों का सामान जलकर खाक हो गया। फिलहाल सर्वे टीम की ओर से नुकसान का जायजा लिया जा रहा है। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगना बताया जा रहा है। सुल्तानपुर में इस आगजनी से करोड़ों का सामान जलकर राख हो गया है और इसका जायजा लिया जा रहा है। क्या कुछ नुकसान इसमें हुआ है, आकलन किया जा रहा है। कल रात 10:30 बजे करीबन हमारा जो मेन स्टोर था कैंपन में, उसमें शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गया था और आग हवा में ताजी मत्थे से लग के आगे बढ़ा और तुरंत हम पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। जब तक फायर गाड़ी पहुंचते जो स्टोर में सामान था सब कुछ जल के राख हो गया था। बेतिया के नरकटियागंज में जहां कोविड-19 के कारण लॉकडाउन लगने के बाद निजी वाहनों पर रोक लगाने और एम्बुलेंस की सुविधा समय पर उपलब्ध नहीं होने से बेबस परिजनों ने मरीज को ठेले से अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया। तो मामले के बारे में बताया जा रहा है कि शिवगंज वार्ड नंबर 7 निवासी चंदन पासवान की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसे सांस लेने में परेशानी होने लगी। फिर परिजनों ने इसकी सूचना अनुमंडल अस्पताल में बने कंट्रोल रूम को दी। इधर मरीज की हालत खराब होने लगी, लेकिन एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंची। इसी बीच परिजन उसे ठेले पर लादकर मरीज को अस्पताल पहुंचाए। एम्बुलेंस के बोले थे तो आधा घंटा बोल रहे थे आने के लिए। हम लोग ठेले पर लेकर चले आए, कोई सुविधा हम लोग को मिला नहीं, इसलिए हम लोग ठेले पर लेकर चले आए। एम्बुलेंस के लिए फोन किया हॉस्पिटल में? हाँ, फोन किया हुआ। तो क्या कहा गया? बोले आधे घंटे के बाद आ रहे हैं। आधा घंटे के बाद? आपको बता दें कि बेतिया से ये पूरी खबर सामने आई है, जहां पर एम्बुलेंस नहीं मिला है, एम्बुलेंस की सुविधा समय पर नहीं हो पाई है, परिजनों को परेशानी हुई है और ठेले पर लादकर ले जाया गया है मरीज को। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ठेले से ले जाया जा रहा है। सूचना के बाद भी एम्बुलेंस मुहैया नहीं कराई गई है और इस दौरान परेशानी का सामना करना पड़ा है जनता को, जबकि वीआईपी न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।